आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का वर्कशीट नंबर 35 और ये है दिनांक 23 सितंबर 2020 का वर्कशीट। ठीक है, और इस हिंदी में जो चैप्टर है अट नहीं रही है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक देखिए ये पोएम है, इसके यहाँ पर इसी का व्याख्या दिया गया है और यहाँ पर नीचे कुछ भावार्थ यानी शब्दार्थ दिए गए हैं और ये 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पाँचों क्वेश्चंस को आपको आंसर यहाँ पर करने हैं, तो हम इसको आंसर हम अपने पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी व्याख्या यानी इसका जो इस कविता के जो व्याख्या दिया गया, भाव अर्थ दिया गया, उसके बारे में हम पहले समझते हैं। तो अगर जो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें कि जिससे कि मेरा वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया भाव अर्थ यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। यानी ये फागुन माह कब आता है, तो फागुन माह जस्ट होली आनी एक तरह से मार्च जो होता है, ये फरवरी और मार्च महीनों में ये फागुन माह आता है। ठीक है, होली से पहले आने वाली ये माह होती है। ठीक है, यहाँ आगे दिया हुआ है, कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रहे। आभा का मतलब होता है चमक, यानी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि यानी फागुन माह के जो होता है यानी वसंत ऋतु, ऐसे भी क्या होता है उस समय क्या होता है, पेड़ पौधे फूल पत्ते ये सारे नए नए पत्तियां आए हुए होते हैं। तो ये एक तरह से एकदम खूबसूरत वातावरण होता है चारों ओर, तो वही यानी उसी का आभा का बात की है। ठीक है, आगे यहाँ पर फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई कोपलो मतलब होता है फूल, यानी नई कोमल पत्तियां, ठीक है, पत्तियां बताया गया। ठीक है, आगे है वह रंग बिरंगे फूल से लद जाती है और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की हिनी खूबसूरतों से महक उठता है। यानी उनके अलग अलग जो यानी एक तरह से महक होते हैं उनके यानी फूलों में, तो उनके चारों ओर वातावरण में क्या होता है, छा जाता है। आगे यहाँ पर दिया गया, उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन माह सांस ले रहा हो और वातावरण को महका रहा हो। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम किसको बोला गया है, फागुन माह यानी वसंत ऋतु भी समझ सकते हैं, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। यानी एक तरह से यहाँ पर जो है फागुन माह को क्या दिया गया है, मानवीय रूप दिया गया, यानी एक तरह से जीवंत रूप। यानी जब किसी निर्जीव प्राणी को, निर्जीव वस्तु को या निर्जीव चीज को जब प्राणी रूप दिया समझकर बोला जाता है तो उसे मानवीय रूप समझा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर है, कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ पर मेरी आंखें हट नहीं रही है। यहाँ फागुन माह का मानवीय रूप अमानवीयकरण किया गया है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगे भीनी खूबसूरती देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। यानी एक तरह से प्रकृति के बारे में बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर है, कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहाँ भी मानवीय रूप किया गया, यानी यहाँ भी एक तरह से जीवंत रूप दिया गया है। आगे यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दिया गया है, अट मतलब होता है समाना और पाठ मतलब होता है जगह जगह, शोभा, श्री मतलब होता है सौंदर्य से भरपूर और पट मतलब होता है समा नहीं रही। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो उत्तर होगा क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे में नई नई कोमल पत्तियां व रंग बिरंगे फूलों से लदी होती है, इसीलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से नहीं हटती है। ठीक है, तो आपका ये पहला का उत्तर हो गया। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु में भिन्न होता है, बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, फागुन में सभी पेड़ पौधे में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है, जो कि बाकी ऋतुओं में ऐसा नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा का आंसर हो गया।
तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छा ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों, सोचकर बताइए। यानी ये आपका अपना अपना हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर वसंत ऋतु के बारे में बताया है, तो यहाँ पर उत्तर होगा प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से वसंत ऋतु ही सबसे अच्छी ऋतु होती है, क्योंकि वसंत ऋतु में चारों ओर हरा भरा और रंग बिरंगे फूल पत्ते खिले होते हैं। साथ में इस ऋतु में न तो ज़्यादा गर्मी और न ही ज़्यादा ठंडी होती है, इसी कारण ये ऋतु क्या है, अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं, आप अपने अनुसार से जो भी लिखेंगे उसके अनुसार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर बतलाया गया है, जब प्रकृति वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय रूप यानी मानवीय भावनाओं का वर्णन हो यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, कलियाँ मुस्काए। इस उदाहरण में हंसना मुस्काना मानवीय क्रियाएं में हैं, जिनको एक तरह से हंसना और मुस्काना ये तो मानव ही कर सकते हैं ना, तो ये मानवीयकरण हो गया एक तरह से, जिनको फूलों और कलियों के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऐसे ही प्रस्तुत कविता में से मानवीयकरण अलंकार दो उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। ये आपको कविता से ढूंढ के लिखना है। इसका उत्तर ये हो जाएगा, कहीं सांस लेते हो, ये आपका कविता में ही दिया गया था। दूसरा यहाँ पर दे देंगे आप, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सांस वहाँ पर बात किया गया, और यहाँ पर उड़ने और नभ यहाँ पर उड़ना एक तरह से जीव से मानवीय रूप दिया गया है। तो ये आपका ये चौथा का आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बतलाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया, जो कि इस रचना के रचनाकार हैं, का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई है। उन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है, गतिविधि ये आपको खुद से करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए और उनकी विभिन्न रचनाओं के नाम भी लिखिए। आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों की सहायता ले सकते हैं, अलग अलग स्रोत से आप आंसर दे सकते हैं, कहीं से भी ढूंढ के, चाहे तो आप नेट से ढूंढ सकते हैं, चाहे से और कोई भी किताब से। तो यहाँ पर हमने जो लाया आंसर, यहाँ पर देखिए ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आपका उत्तर यहाँ पर नीचे है। तो नीचे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि हैं, जिनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता हैं। अध्येता मतलब पढ़ने वाले, ठीक है, अध्ययन करने वाले। उनके जीवन पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का विशेष प्रभाव पड़ा। ये उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी ख्याति प्राप्त किए हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं के बारे में पूछा गया तो इनकी रचनाएं हो गया अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये सारे उनकी रचनाएं हैं। आपको एक और चीज़ है, ये एनसीईआरटी का है। इनके अगर जो विशेष बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप एनसीईआरटी के बुक खोलेंगे तो आपका पहला पेज में जो आया है इनका जो चैप्टर है वो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है अच्छे ढंग से, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको जूम करके ही हम दिखाते हैं, ठीक है। चलो आप रोक कर इसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।